आज से आपको स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। सर लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है पहले ये जानिए। सर मैंने आपको याद होगा बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इट इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली का क्या होता है, इसका कहना है कि एक्चुअली में सर रिएक्टेंट से ही बन रहा है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से ही बन रहा है प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनका ये कहना सर कि एक्चुअली में सर जैसे जैसे ऑब्वियस सी बात है, आपको सब पता है, जैसे जैसे सर जी आपको टाइम होता है वैसे वैसे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सर क्या होगा, डिक्रीजेस, एंड दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपको क्या होता है, इंक्रीजेस। ये आपको पता है। और रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो फाउंड टू डिक्रीजेस। तो ये पाया गया, इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह टोटली का टोटली सर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है सर वह टोटल का टोटल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का क्या कहना है सर, सपोज कीजिए आपके पास ये रिएक्शन प्रोडक्ट, मैंने क्यों लिखा प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब केवल आपके रिएक्टेंट से। तो इनका लॉ ऑफ मास एक्शन का बोलना है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स होता है रेज़ टू द पावर, नंबर ऑफ मोल्स आपको पावर में चलना है और रेट बराबर के तरीका में और सर क्या रेट के इज व्हाट, के क्या सर आपका, के आपका कहलाता है रेट कांस्टेंट, के को रेट कांस्टेंट कहा जाता है ना। ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो रेट बराबर के ए टू द पावर ए इंटू बी टू द पावर बी। अब आई मॉलिक्यूलरिटी, ये क्या अच्छे से आपको पता है, इट इज नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूलर आयंस दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए जितने नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूलर आयंस आपस में एक साथ कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली, उसे मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। एग्जांपल आइए H2 प्लस एक ही बंदा एक ही मॉलिक्यूल टेक पार्ट किया है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई। और ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। H2 प्लस I2, यहाँ दो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा 2, इसको हम क्या बोलेंगे, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। 3 से ज्यादा नहीं होता, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत से ऐसे आपको रिएक्शंस मिलेंगे जहां पर रिएक्टेंट या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे सर वो 3 से ज्यादा होंगे। तो ऐसे रिएक्शंस सर आपको क्या होता है, ऐसे रिएक्शंस को सर जी आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोला जाता है। दोज रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व्स मोर देन वन स्टेप्स, वैसे रिएक्शंस में एक से ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमें सिलेबस में 2 स्टेप्स के बारे में पढ़ना है। वैसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालते हैं, पहला स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप, और दूसरा मेरा क्या होगा, फास्ट स्टेप। हमेशा अगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ तो हमेशा तो स्लो स्टेप्स में जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। ये सब बातें मैंने आपसे की हैं। अब आइए रेट लॉ, which gives the true rate of a reaction। हाँ भैया, यह रेट ऑफ रिएक्शन को ट्रूली बताता है।
a mathematical expression that gives the true rate of reaction in terms of concentration of reactant which actually influence the rate, जो actually में rate को influence करता है. Example A plus B प्रोडक्ट. मैंने पहले कहा मुझे तो प्रोडक्ट से मतलब ही नहीं. रेट बराबर के A पर the power A into B to the power B, where A and B are experimentally determined. Experimentally determined का मतलब हुआ A और B जो है एग्जैक्ट में. इसके एक काम करता हूं, यहां लिख देता हूं, बेहतर रहेगा L और M, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. ये देखिए L and M आर एक्सपेरिमेंट माइंड, मतलब कि L और M जो है वह A और B के बराबर हो भी सकता है और A और B के बराबर नहीं भी हो सकता है. ठीक है. एग्जांपल आइए. NO2 plus F2 से क्या बनता है? 2NO2F. सर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट बराबर के NO2 पे 2 और F पे, बट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ बोलता है क्या होता है? रेट बराबर के NO2 into F. दोनों में सही कौन? दोनों में सर जी सही कौन? दोनों में ये सही जिसने इसको देख के उतारा, या ये सही जो एक्सपेरिमेंटेड डिटरमाइंड है और इसमें समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर 2 को मेंशन नहीं किया गया है. इसके ऊपर क्या किया गया? 2 को मेंशन नहीं किया गया है. तो सर सच्चाई रेट लॉ है. अगर रेट लॉ का एक्सप्रेशन आपके इससे मैच नहीं कर रहा है, अगर रेट लॉ का एक्सप्रेशन आपके रिएक्शन से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है यह रिएक्शन आपका क्या है? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. यह रिएक्शन सर जी आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और जरूर ये रिएक्शन सर जी आपको क्या 2 स्टेप में होगा और स्लो स्टेट के एक्सप्रेशन को या स्लो स्टेट में जो रिएक्टेंट था उसके बेसिस पर रेट लॉ को लिखा गया है ना. स्लो स्टेट में जो सही था उसके बेसिस पर रेट लॉ को लिखा गया है. अगर लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ दोनों का एक्सप्रेशन सेम हो जाए, दोनों का रेट, इसका मतलब है ये आपको क्या सिंगल स्टेप रिएक्शंस है. इज इट क्लियर? तो दोनों से सच्चाई कौन है? सच्चाई आपका है रेट लॉ जो सनसनी है, जबकि लॉ ऑफ मास एक्शन को कोई मतलब नहीं है कि आपका स्टेप कितने स्टेप से आपने क्वेश्चंस को बनाया है. वह केवल बस ओवरऑल रिएक्शन देखता है लॉ ऑफ मास एक्शन और उसके बेसिस पर सर क्या करता है? बता देता है. लेकिन रेट लॉ सीधे पूछता है स्लो स्टेप्स में. अगर उसे लग रहा है कि दिया गया रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वो उसके स्लो स्टेप्स में जाएगा और स्लो स्टेप में प्रेजेंट जो आपको रिएक्टेंट है और उसका जो नंबर ऑफ मोल है उसके आधार पर अपने एक्सप्रेशन को बताता है. अगला क्वेश्चन. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. के NO2 ये लीजिए. राइट द मैकेनिज्म. बताइए इसका मैकेनिज्म क्या है? राइट सर क्या मैकेनिज्म बताइए इसका मैकेनिज्म क्या है? चलिए भैया ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं. मेरी ट्रिक. सबसे पहला स्टेप 1 एकदम आराम से स्लो स्टेप. नंबर 2 फास्ट स्टेप. यह ओवरऑल रिएक्शन है. ये लीजिए. यह रेट लिखा गया स्लो स्टेप के आधार पे, मतलब रिएक्टिंग वगैरह क्या है? NO2 प्लस F2. सर दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ. जो समझा रहा हूं समझिएगा, यह मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है. प्यार से देखिएगा. यहां पे क्या होगा? NO2F. पहला स्टेप बैलेंस नहीं होता. आपको 2 3 4 कुछ नहीं लिखना है. NO2F लिखा मैंने, उतार दिया. एक F एक्स्ट्रा है, एक F लिख दिया.
NO2 NO2 F2 F2 फास्ट स्टेट। सर कुछ नहीं करना, इसको माइनस कीजिए, NO2 दो चाहिए, यहाँ NO2 लेंगे, 2 NO2 F2 F2 मैच कर दिया, 2 NO2F, यहाँ एक NO2F है, एक NO2 डाल दिया, 2 NO2F हो गया, एक F एक्स्ट्रा, यहाँ मैंने क्या किया, एक F2 डाल दिया, ये रहा। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर रेट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्टेंट, जो मैंने आपको बताया और जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब एक क्वेश्चन और आएगा, ये लीजिए। अब इसका रेट आइए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप। ओवरऑल में क्या होगा, N2O5 4NO2 प्लस O2। स्लो स्टेप में N2O5, समझ सर आपको आ गया। N2O5 स्लो स्टेप में मैंने लिख दिया रेट को, और ये मेरा ओवरऑल स्टेप है। अब मेरा दूसरा नियम सुनिए, स्लो स्टेप में कभी भी ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, कभी नहीं। तो NO2 है, NO2 लिखिए, O2 मैं लिख सकता हूं क्योंकि स्लो स्टेप में ऑक्सीजन उपयोग में नहीं आता है। NO2 लिखा तो क्या बचा, मैंने पहले कहा था बैलेंस होता नहीं है, दिखाओ तो मत जाओ, क्या बचा, मेरे हिसाब से बचा NO3। जोड़ के देखिए, N2 3 और 2 5। अब आइए यहाँ पर बैलेंस करते हैं, N2O5 4NO2 हो गया, 3NO2 प्लस O2 बैलेंस, NO3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर मैंने क्या किया, NO3 लिखा, कैंसिल हो गया, और ये देखिए आपका मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन सभी क्या तैयार है। आप देख लीजिए सर, अगर आपको उसकी कुछ दिक्कत है सर तो उससे पूछा जा सकता है। मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आइए सर एक और क्वेश्चन सिखाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, 2NO plus Br2 arrow 2NO Br proceed by the following mechanism. NO plus Br2, NO Br2 फास्ट स्टेप। देखिए सर, अब अगर लिख दिया ना तो हमें मानना पड़ेगा फास्ट स्टेप है। स्टेप 2 स्लो स्टेप, 2NO Br सजेस्ट अ रेट लॉ, इसका आपको रेट लॉ सजेस्ट करना है। भैया हमको तो अच्छे से पता है रेट लॉ स्लो स्टेप को पकड़ता है। ये रहा स्लो स्टेप, इज्जत से आइए, रेट बराबर के NO Br2 और NO, खेला खत्म, क्योंकि हम हमेशा स्लो स्टेप में जाते हैं। लेकिन ये गलत है, लीजिए आ गया कहानी में ट्विस्ट। क्यों गलत है सुनिए, कारण क्या है सर, फास्ट स्टेप इक्विलिब्रियम में या रिवर्सिबल है, तो NO Br2 कुछ रिएक्ट किया कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो कितना रिएक्ट किया कितना यहाँ पर है मेरे को पता नहीं। मेरी बात समझिएगा, मुझे NO Br2 का एग्जैक्टली कांस्टेंट वैल्यू पता नहीं है सर। हम क्या कर सकते हैं, हमें NO Br2 का एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू पता ही नहीं है, तो क्या करें, आइए सर आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद तो आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर क्या होगा, राइट बटा लेफ्ट, याद है, राइट का कंसंट्रेशन बाय लेफ्ट, और कंसंट्रेशन ऑफ NO Br2 बराबर क्या हो गया, के NO और साथ में क्या होगा Br2। ये देखिए इक्वेशन 1। नाउ अब इसमें आइए, चलिए भैया रेट बराबर क्या होगा,
के डैश मानना होगा, क्यों आपने यहाँ अच्छा एक काम करते हैं के सी मान लेते हैं, बेहतर होगा। तो के इंटू क्या हो गया NOPR2 इंटू NO, सही है। अच्छा NOPR2 का वैल्यू क्या होगा, ये दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू K इंटू KC इंटू NOBR2 और यहाँ क्या हो गया NO, और क्या हो गया K KC एक नया कांस्टेंट K डैश NO का होल ट्वाइस BR2। दिस इज योर suggested rate law for the given reaction। ये हुआ, देखिए सर कितना खतरनाक क्वेश्चन था। सोचिए आप लोग सीधे इसमें चले गए कि भैया बहुत इजी है, स्लो स्टेप है, सर ने बताया था बस, लेकिन सर आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पर NOBR2 का कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास है ही नहीं। यहाँ तो इसने क्या किया, ये आपको रिवर्सल रिएक्शन है, तो मैंने पहले क्या किया, इससे इसका कांस्टेंट वैल्यू निकाला, उसको यहाँ पुट किया और फिर सॉल्व करके मैंने आपको बताया। तो दिस इज ऑल अबाउट, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।